हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पीएचडी एंट्रेंस इंटरव्यू के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से लिखना है। हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल आपका कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, किसी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, तो वहां पर आपको एक पॉइंट लिखा होगा कि आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना जरूरी है। ठीक है, तो एक रिसर्च प्रपोजल आपका किस तरीके से होना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, आप उसको किस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हो, आपको रिसर्च प्रपोजल किस वे में लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स, कुछ टिप्स हम आपको बताएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरीके से आपको सारी चीजें लिखना है। ऑल्सो ऑल्सो फॉर फंड्स। ठीक है, फंड्स जैसे आप आपके रिसर्च में आपको फंड्स चाहिए, तो आप जैसे एनआईएच वगैरह जो भी इंस्टीट्यूट है जो आपको फंड्स प्रोवाइड करती है, तो उसको किस तरीके से आपको रिसर्च प्रपोजल देना है, क्योंकि आपकी रिसर्च के लिए आपको अगर फंड्स चाहिए तो आपको रिसर्च प्रपोजल पहले देना पड़ता है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को। ठीक है, तो आपकी रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से होनी चाहिए, कितनी इफेक्टिव होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल के हर एक एलिमेंट को हम डिटेल में आज के इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल के लिए मैंने आपके लिए एक एक्रोनिम बना रखा है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजीली आपको आपके फिंगर टिप्स पे ये याद होगा आपको। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड है, टी पॉलीमर। ठीक है, जिससे कि आपको आपके रिसर्च प्रपोजल के सारे एलिमेंट्स, सारे आपके वर्ड्स जो है, सारे एलिमेंट्स आपके फिंगर टिप पर हो आपके। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने लिख रखा है आपके लिए टी पॉलीमर। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टी4 टाइटल, I for introduction, P for problem statement, O for objective, LI for literature review, ME for methodologies and R for reference। ठीक है, ये एक एक्रोनिम है इस वर्ड का, आपको बस फिंगर टिप पे आपको 2 मिनट में ये याद हो जाएगा। इसी का हम यूज करेंगे और देखेंगे हम रिसर्च प्रपोजल में किस तरीके से सारे पार्ट्स को आपको बताना है और शो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आपका टाइटल। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है हमने जो अभी एक्रोनिम देखा था टी पॉलीमर का। ठीक है, तो टी पॉलीमर में टी स्टैंड्स फॉर टाइटल। ठीक है, हमने ये देखा टी स्टैंड्स फॉर टाइटल। अब टाइटल आपका कैसा होना चाहिए, एड मीनिंगफुल एंड शॉर्ट टाइटल। आपका टाइटल शॉर्ट भी होना चाहिए और वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमने पॉइंट लिख रखा है, प्रोवाइड अ ब्रीफ एंड मीनिंगफुल टाइटल टू योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप जिस भी रिसर्च पर रिसर्च करें तो आपका टाइटल चूज करते हो, तो टाइटल आपका जो है बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टाइटल के चक्कर में आपका जो आपने टाइटल रखा है उसका कोई मीनिंग ही नहीं इंडिकेट कर रहा है वो, तो उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक टाइटल लिख रखा है, तो आप देख सकते हो मैंने जो लिख रखा है वो आप देख सकते हो काफी बड़ा है। ये तो टाइटल नहीं कहेंगे, इसे कोई भी कहेगा कि ये एक शॉर्ट पैरा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे रीड करोगे तो ये एक मीनिंग शो कर रहा है। जैसे कि देख लीजिए, अ 3-year-old स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन इन स्पॉटेड टाइगर फॉलोइंग डिफॉरेस्टेशन, रोड बिल्डिंग एंड वेटलैंड माइटिगेशन नियर वर्नर पुल्स इन हार्डवुड फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कितना बड़ा है ये टाइटल इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे कि अगर आप इसे रीड करें तो ये एक मीनिंग बता रहा है कि एक 3 साल पुरानी स्टडी करी गई ये देखने के लिए कि टाइगर्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू फॉरेस्टेशन। ठीक है, आपके पेड़ वगैरह कट करने से, बिल्डिंग्स के फॉर्मेशन होने से उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये हमें तो मीनिंग बता रहा है, लेकिन ये काफी लॉन्ग टाइटल है, तो इस तरीके से आपका टाइटल नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ 3 टाइटल मैंने आपके लिए दे रखे हैं। अब जैसे कि देख लीजिए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है हैबिटेट मॉडल्स फॉर यूज इन रिवर्स। ठीक है, कौन सा हैबिटेट मॉडल्स और कौन सी रिवर। ठीक है, रिवर्स तो बहुत सारी है इंडिया में, लेकिन कौन सी रिवर के मॉडल्स पर हम स्टडी कर रहे हैं ये तो नहीं पता चल रहा है। इससे हमारे टाइटल का कोई भी हमें जो है आइडिया नहीं लग पा रहा, मीनिंग नहीं बता पा रहा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फर्स्ट जो है ये नहीं होगा आपका टाइटल। देन सेकंड एंड थर्ड देखते हैं हम। सेकंड है अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ द स्पॉटेड टाइगर फॉलोइंग डिफॉरेस्टेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। सो यस, ये टाइटल पढ़ने से आपको एक आइडिया लग रहा है कि हम टाइगर्स की पॉपुलेशन पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में,
इस स्टेट की हम टाइगर की पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये पढ़ते से ही हमें इसका आइडिया लग जा रहा है। तो यस, इस तरीके से आपका टाइटल होना चाहिए। देन सेकंड है वैलिडेशन ऑफ इन स्ट्रीम हैबिटेट मॉडल्स फॉर द गैंग्स रिवर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यस, यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो वैलिडेट कर रहे हैं, किस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा रिवर है, उनके स्ट्रीम हैबिटेट मॉडल्स को हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। तो यस, ये वाली लाइन से भी, इस वाले टाइटल से भी हमें समझ में आ रहा है कि किस पर स्टडी करी गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टाइटल होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो यहाँ पर सेकंड आता है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो टी पॉलीमर में हमने जैसे कि टी फॉर देख लिया टाइटल, देन हियर आई फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है, आई फॉर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में जैसे कि आप आपका रिसर्च एरिया लिख रहे हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप बताते हो बैकग्राउंड। ठीक है, इंट्रोडक्शन सेक्शन में आप प्रोवाइड करते हैं बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ योर रिसर्च एरिया। ठीक है, किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं रिसर्च कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं रिसर्च कर रही हूँ जैसे कैंसर पर। ठीक है, मैं कैंसर पर रिसर्च कर रही हूँ, इस डिसीज पर हम रिसर्च कर रहे हैं। तो हमें क्या बताना होगा इंट्रोडक्शन में, उसका कुछ बैकग्राउंड बताना होगा। ठीक है, और कुछ बेसिक फैक्ट्स बताने होंगे। बैकग्राउंड किस तरीके से, कि कैंसर किस वजह से होता है। ठीक है, कैंसर का बेसिक फैक्ट्स क्या है, किसके थ्रू कैंसर होता है, इम्पोर्टेंस क्या होगा, कैंसर का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, देन सेकेंड इज व्हाट इज रिसर्च एरिया। ठीक है, अब कैंसर में आपका कौन सा रिसर्च एरिया, कैंसर में आप किस पर स्टडी कर रहे हो, जैसे कैंसर सेल्स पर आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, द मोटिवेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च का मोटिवेशन क्या है, रिसर्च में आपको किस तरीके से आप मोटिवेट रहोगे, किस किस पर आप स्टडी करोगे, आप ये पहले से ही प्लान करते हो। ठीक है, देन उसके बाद हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर इंडस्ट्री प्रैक्टिस नॉलेज एडवांसमेंट, कि ये किसी को ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कि किस तरीके से हमारी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है, डॉक्टर्स की नॉलेज को किस तरीके से इम्प्रूव करेगा। ठीक है, एक सोसाइटी को किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री प्रैक्टिस में जैसे कि मेडिसिन बनाने में कितना यूजफुल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन में आपकी चीजें एक बैकग्राउंड और एक बेसिक फैक्ट्स बताते हो, आपके रिसर्च एरिया के इम्पोर्टेंस बताते हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो टी पॉलीमर। ठीक है, सो टी पॉलीमर में टी फॉर टाइटल देखा, आई फॉर इंट्रोडक्शन, देन पी फॉर हम देखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरीके से बताना है, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, क्लियर एंड कॉन्साइज डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यूज दैट टू बी एड्रेस। ठीक है, तो आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अब जो भी प्रॉब्लम आप चूज करोगे, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको किस तरीके से देना होगा, क्लियर एंड कंसाइज। ठीक है, क्लियर आपको बताना होगा कि हम इस टॉपिक पर हम स्टडी कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक हमारी प्रॉब्लम है। जैसे कि कैंसर क्योर, हम क्या कर रहे हैं, कैंसर को क्योर कर रहे हैं। ठीक है, अब कैंसर क्योर ये हमारी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इस इश्यू को हमने एड्रेस करा। देन हमको क्या करना है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम बताना है जो आप स्टडी करोगे आप आपके रिसर्च में। ठीक है, दैट यू विल एड्रेस इट। ठीक है, तो अब जैसे कि हमको तो कैंसर क्योर करना ही है ऑब्वियसली, लेकिन हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम पर, जो कैंसर सेल्स है, कैंसर सेल्स हमारे हार्ट रेट पर। ठीक है, हार्ट रेट पर किस तरीके से अफेक्ट करेगा, हार्ट रेट पर किस तरीके से उसका अफेक्शन है, तो हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं हमारे रिसर्च में। ये होगा एक स्पेसिफिक, ठीक है, एक स्पेसिफिक इशू। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दिया है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, लो परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर एंड कंसाइज रखना है। ठीक है, और आपका जो प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, आपके रिसर्च की स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट यू विल एड्रेस इट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको देना है। ठीक है, देन नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो टी पॉलीमर में हमने टी फॉर देखा टाइटल, आई फॉर इंट्रोडक्शन, पी फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन हम देखेंगे ओ फॉर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है,
तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर रिसर्च, किस तरीके से आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव आपका प्रोवाइड करना चाहिए लिस्ट ऑफ गोल्स दैट यू विल बी अचीव, ठीक है। तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपका जो प्रॉब्लम है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपका रिसर्च प्रॉब्लम का आपको उससे क्या अचीवमेंट मिलेगी, ये आपको बताना है थ्रू योर रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, बेसिकली हमें बताना है कि हमारा एम क्या होगा, वो हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च तो ऐसे वैसे आप किसी भी चीज पर नहीं कर सकते हो, आप ऐसे चीज पर कर सकते हो जिसका कुछ ना कुछ एम हो, जिससे हमें कुछ फायदा मिले, ठीक है। then उसका हमें what are the benefits impact that will be generated if the problem is answered, ठीक है। तो जैसे कि प्रॉब्लम आपकी आंसर कर गई तो उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या फायदा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी सोसाइटी पर। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, हमने कैंसर को क्योर करने के लिए हमने रिसर्च करी, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह दी है। अब हमारी जो प्रॉब्लम है उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम कैंसर को क्योर करना चाह रहे हैं, जिससे क्या होगा कि नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो जाएंगे। देन हमें जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि कई और डिसीज भी लोगों को साथ में होती है, एक पर्सन में 3 to 4 डिसीज साइमल्टेनियसली है, उससे हमें पता चल जाएगा किसी और पर्सन में कैंसर की वजह से कोई और उनके ऑर्गन्स पर वो कैंसर डिसीज जो अफेक्ट ना करे, ठीक है, ये एक बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो और हम हमारे मेडिसिन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि कैंसर के लिए हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट वगैरह करेंगे, ठीक है, सोसाइटी के लिए इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दैट इज योर बेनिफिट्स और इम्पैक्ट जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम आंसर कर रही है, ठीक है, ये बेनिफिट होना चाहिए आपके रिसर्च प्रॉब्लम का। देन why would we allow this research to be done, ठीक है, यानी आपकी इस रिसर्च को हमें अलाउ क्यों करना चाहिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव आपका बताना चाहिए, ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो बताए कि आपकी रिसर्च क्यों करी जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट देन आता है अब हमारा प्रिलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो जैसे कि टी पॉलीमर में हमने अभी तक टाइटल देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिया। अब एल आई फॉर लिटरेचर रिव्यू हम देखेंगे, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू जनरली आपको बताता है जो प्रीवियस रिलेटेड रिसर्च है, जैसे कि मैं कैंसर पर स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, कैंसर डिसीज पर मैं स्टडी कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू क्या बताता है, रिव्यू करना, यानी जो प्रीवियस उस कैंसर डिसीज से रिलेटेड जो भी रिसर्च करी गई होंगी वो आपको एक रिव्यू लिटरेचर में बताता है, एंड देयर स्ट्रेंथ्स वीकनेस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ योर रिसर्च, ठीक है, आपको एक तरीके से वो स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह सब कुछ बताता है एक रिसर्च की, ठीक है। देन नेक्स्ट व्हाट इज नोन व्हाट हैव बीन डन बाय अदर्स, ठीक है, आपको लिटरेचर रिव्यू करने से ये भी पता लगता है कि उस रिसर्च पर क्या क्या स्टडी करी गई, ठीक है, कौन कौन से रिजल्ट आए हैं, किस तरीके से रिजल्ट आए हैं, ठीक है। तो व्हाट हैव बीन डन बाय अदर्स, जो दूसरे लोगों ने क्या क्या रिसर्च करी है उस प्रॉपर आपके प्रॉब्लम पर, ठीक है, एंड व्हाई योर रिसर्च इज स्टिल नेसेसरी, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपको बताना होगा इस तरीके से कि आपकी रिसर्च क्यों जरूरी है, अभी भी आपको ये टॉपिक लेकर रिसर्च करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों नेसेसरी है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको आपके लिटरेचर रिव्यू में बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देन है रिसर्च मेथोडोलॉजीज, ठीक है, यानी आप आपके रिसर्च में कैसे मेथड्स का किन किन मेथड्स का यूज करोगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा था टी पॉलीमर, ठीक है, सो टी देखा टाइटल, आई फॉर इंट्रोडक्शन, पी फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, एल आई फॉर लिटरेचर, देन एम ई फॉर मेथोडोलॉजीज, ठीक है। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे कि हम देखें डिफरेंट मेथड से आपको आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो आप जनरली यहाँ पर what to do and how to solve, ठीक है, what to do and how to solve the problem and achieve proposed objective, ठीक है। अब आपके जो आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए आपका रिसर्च का, आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, किस वे से आप यहाँ पर आप आपकी रिसर्च को परफॉर्म करोगे, ठीक है, ये आप बताते हो मेथोडोलॉजीज में। अब किस मेथड से आप आपकी रिसर्च कर रहे हो, जैसे कि सर्वे, मॉडलिंग, केस स्टडी वगैरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे हम कैंसर डिसीज पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है,
हमने कैंसर डिसीज पर स्टडी करे। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, मैं लूंगी जैसे कि इंडिया के लोगों पर स्टडी करी, क्योंकि हर एक कंट्री के लोगों का अपना अपना एक जेनेटिक्स होता है। जैसे कि हम इंडिया के लोगों पर स्टडी कर रहे हैं, अब इंडिया में भी मान लीजिए उत्तर प्रदेश स्टेट पर स्टडी कर रही हूँ मैं, ठीक है, जिसमें से मैंने 1000 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। अब इन 1000 लोगों के थ्रू मैं क्या करूंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्वे मेथड से डेटा कलेक्ट करूंगी, यानी जिन जिन लोगों को कैंसर है, हर एक लोगों को, हर एक टाइप के लोगों को, सारे लोगों को कैंसर वाले सर्वे कराऊंगी मैं। एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट स्केड्यूल टेबल इफ नेसेसरी, ठीक है। आप क्या करने वाले हो, आपकी रिसर्च में किस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे। मान लीजिए मैंने सर्वे चूज कर लिया, ठीक है, और सर्वे करवाने के लिए मैंने एक टेबल बना लिया कि मैं पर्टिकुलर इतने बच्चे ले लूंगी अपने रिसर्च में, ठीक है, इतने से इतने एज ग्रुप के चिल्ड्रंस को ले लूंगी, देन उसके बाद एक मीडियम एज ग्रुप के लोगों को, एंड देन एक ज्यादा एज के ग्रुप लोगों को, अबव 60 लोगों को, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बना दिया, देन मैं 3 to 4 कॉलम्स बना दूंगी कि किसको कौन सी डिजीज तो नहीं है, दूसरी जैसे कि आपके शुगर वगैरह किसी को तो नहीं है, ठीक है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इससे एक अलग अलग कॉलम बना लूंगी, जिससे कि मुझे अपना डेटा मिल जाएगा कि कैंसर किस तरीके से दूसरे दूसरे ऑर्गन्स पर आपका अफेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से मैं अपना डेटा कलेक्ट करूंगी थ्रू रिसर्च मेथडोलॉजीज, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं अब हम देखेंगे रेफरेंस, ठीक है। सो टी पॉली मर, ठीक है। सो टी फॉर टाइटल, आई फॉर इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, पी फॉर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, देन एल आई फॉर लिटरेचर रिव्यू, एम ई फॉर मेथडोलॉजी, एंड आर फॉर रेफरेंस। अब हम देखेंगे रेफरेंस। अब रेफरेंस होता क्या है, यानी आपने जिसका भी वर्क उठाया है आपके रिसर्च में, जिसका भी आपने कुछ स्टेटमेंट कॉपी करा है, उनका प्रॉपरली आपको नेम वगैरह लिखना होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज रेफरेंस। अब रेफरेंस को आपको किस तरीके से बताना है, जैसे कि ये पॉइंट वाइज हमने जो लिख रखा है इसे हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रखा है, ऑल फैक्चुअल मटेरियल दैट इज नॉट ओरिजिनल विथ यू मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ रेफरेंस टू इट्स सोर्स, ठीक है। आपने जो भी प्रॉपर स्टेटमेंट वगैरह किसी और के उठाई है जो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है मतलब आपने जो आप रिसर्च नहीं करी उस पर, ठीक है, दैट इज नॉट ओरिजिनल, तो आपको उस प्रॉपर स्टेटमेंट को रेफरेंस करना होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कैंसर डिसीज पर स्टडी कर रहे हैं। अब कैंसर पर जैसे कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी जो भी होता है, तो यहाँ पर जो ये थेरेपीज होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर किस तरीके से एक पेशेंट की कंडीशन होती है, तो ये इस पर तो ऑब्वियसली रिसर्च हुई है। तो जो जिस भी साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च करी है, आपको प्रॉपरली उनका सोर्स करना होगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, follow the proper referencing guidelines as directed by research approval authorities, ठीक है। सो रिसर्च अप्रूवल अथॉरिटीज के थ्रू एक रेफरेंसिंग गाइडलाइंस दी जाती है कि आपको रेफरेंस इस वे में करना है। जैसे मैंने अभी प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट था कैंसर डिसीज पर, मैंने आपसे कहा कीमियोथेरेपी के बाद कौन बिफोर एंड आफ्टर आपकी बॉडी किस तरीके से बिहेव कर रही है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट आपने किसी साइंटिस्ट का उठाया, तो आपको किस तरीके से उस गाइडलाइन पर रेफरेंस किस तरीके से करना है, वो गाइडलाइंस कौन देती है, रिसर्च अप्रूवल अथॉरिटीज। तो वो किस वे से करना है कि पहले उसका नेम आएगा, ठीक है, कब पब्लिश हुई डेट आएगा, किस प्लेस पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर रेफरेंस की गाइडलाइन वे एक फॉर्मेट फॉलो करना होता है रेफरेंस के थ्रू, ठीक है। देन लास्ट है आपका समरी, ठीक है। तो समरी में आपको किस तरीके से पॉइंट्स को लिखना होता है, ठीक है। तो समरी में पहली बात तो आपका जो टेम्पलेट है कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है, एक चार्ट में आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा ये चार्ट, जैसे कि लार्ज जर्नल टॉपिक एंड वाइड इंटरेस्ट, ठीक है। तो लार्ज आपको एक जर्नल टॉपिक सेलेक्ट करना है पहले, जैसे कि हमने कर लिया कैंसर, ठीक है, हाँ, एक वाइड एरिया। तो वाइड इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें काफी सारे चीज हो गए, जैसे कि कैंसर में भी कैंसर किस तरीके से हार्ट रेट पर अफेक्ट करता है, देन किडनीज पर, देन ब्रेन्स पर, सारे ऑर्गन्स पर बॉडी के, ठीक है। उसमें से भी हमने क्या चुना, जैसे कि हार्ट रेट पर हमने चुना, ठीक है, इस तरीके से। देन उसमें आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, ठीक है, जैसे आपने
लिटरेचर रिव्यू करा और देखा कि पर्टिकुलर इन टॉपिक्स पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक हार्ट रेट पर किस तरीके से बच्चों के हार्ट रेट पर किस तरीके से कैंसर अफेक्ट करता है और ओल्ड एज ग्रुप वालों के लिए किस तरीके से हार्ट रेट अफेक्ट करेगा कैंसर, ठीक है, हार्ट रेट पर कैंसर अफेक्ट करेगा, ये सारी चीज आपने रिव्यू लिटरेचर के बाद आपने स्टडी करा। तो आपने प्रॉपरली यहाँ पर क्या करा, आपने एक गैप को फिल करा, ठीक है, क्योंकि रिसर्च में गैप्स को फिल करना बहुत जरूरी होता है, दैट इज नोन एज अर्जेंसी होता है, ठीक है। और अगर आपने उस गैप को फिल कर दिया देन यू विल कॉल्ड हीरो, आप उस रिसर्च के हीरो कहलाओगे, ठीक है। देन उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है, तो आपने आपका प्रॉब्लम चूज कर लिया कि हम कैंसर में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि चिल्ड्रंस में और ओल्ड एज ग्रुप वाले लोगों में कैंसर किस तरीके से हार्ट रेट पर अफेक्ट करता है, ठीक है, तो ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन हो गया। देन स्पेसिफिक ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिक यानी उसका आपको पर्टिकुलर बैकग्राउंड बताना है, देन किस लोकेशन पर करोगे आप, किस कॉन्टेक्स्ट में किन लोगों पर करोगे, उस तरीके से। देन उसके बाद आप मेथोडोलॉजी यूज करोगे कि आप सर्वे वगैरह से जाओगे, आप किस तरीके से आपका डेटा आप कलेक्ट करोगे, उस फील्ड में जाओगे, ठीक है, फील्ड स्टडी करोगे आप किस तरीके से। देन उसके बाद टाइमलाइन, आपको एक प्रॉपर प्लान करना है कि हमारी रिसर्च जो है 3 to 4 ईयर्स या फिर 4 to 5 ईयर्स में खत्म ही हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी जो रिसर्च है 10-10 12-12 साल तक चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एक टाइमलाइन आपका प्लान करना है। देन बजट, ऑब्वियसली फंड, आपके पास फंड हो गए तभी आप सारी चीजें आप हैंडल कर पाओगे, सारी चीजें ला पाओगे जो आपके रिसर्च में आपको लगने वाली है। तो बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी रिसर्च, ठीक है, पैसा होगा तभी तो आप आगे कुछ काम करोगे। देन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन आपका होना चाहिए आपके रिसर्च में कि आपने जो रिसर्च करा है ये इन टॉपिक का यूज करते हुए हमने इस वे से जो रिसर्च करा है और रिसर्च के हमारे जो रिजल्ट आ रहा है हमें इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ रहा है जिससे कि सोसाइटी को ये बेनिफिट होगा। कैंसर जो पेशेंट्स हैं उनका रेट डिक्रीज होगा जिस वजह से जो हेल्थ अथॉरिटीज होते हैं उनको जो डेटा है वो और उसमें आपको थोड़ा बहुत एक आसानी हो जाएगी। देन मेडिसिन वगैरह में इंप्रूवमेंट होगा। तो इस तरीके से आपका एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप आपकी समरी बताते हो, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल में। तो हमने कुछ रिसर्च प्रपोजल के एलिमेंट्स देख लिए हैं, उनके एक्रोनिम देख लिए हैं, किस तरीके से हर एक एलिमेंट्स को हमने कैसा यूज करना है उन सबको डिस्कस कर लिया। सो दैट्स इट। और इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।